इतिहास के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं। सिलेबस में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं थोड़ा सा आपका एक बैकग्राउंड बनाना चाहूंगा। मेंस के जीएस में 4 पेपर होते हैं। उस पेपर 1 के सिलेबस को यूपीएससी ने 12 यूनिट में डिवाइड किया है या 12 पैराग्राफ में डिवाइड किया है। हमने इसमें से कवर कर ली है 6 नंबर की यूनिट, 7 नंबर की यूनिट, 8 नंबर की यूनिट और 9 नंबर की यूनिट हमारी कवर हो चुकी है। अब हम कवर करने जा रहे हैं 2nd नंबर की यूनिट, 3rd नंबर की यूनिट, 4th नंबर की यूनिट को, 2, 3, 4 को। ये जो पहली यूनिट है वो आर्ट एंड कल्चर की है। दूसरी, तीसरी, चौथी यूनिट मॉडर्न हिस्ट्री से जुड़ी हुई है। 5वीं यूनिट हम वर्ल्ड हिस्ट्री से बात करेंगे, विश्व इतिहास की बातचीत करेंगे। 5वीं यूनिट में हम 6वीं, 7वीं, 8वीं और 9वीं यूनिट इंडियन सोसाइटी से जुड़ी हुई है। 10वीं, 11वीं और 12वीं यूनिट में हमें ज्योग्राफी को डिटेल से पढ़ना होता है। एक नजर सिलेबस पर गौर करते हैं कि यूपीएससी ने क्या सिलेबस दिया है। 18वीं सदी के लगभग मध्य से लेकर, 18वीं सदी का मतलब होता है 1700 से लेकर 1799। तो 18वीं सदी का मध्य मतलब 1750 से कहानी की शुरुआत होनी चाहिए। 1757 से भी आप कहानी की शुरुआत कर सकते हैं। क्यों महोदय? क्योंकि 1757 में प्लासी की लड़ाई होती है। यहां से भारत में भी अपने कब्जे की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। तो 18वीं सदी के लगभग मध्य से लेकर वर्तमान तक, वर्तमान का मतलब 2025 तक, आधुनिक भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व और विषय, स्वतंत्रता संग्राम, फिर आजादी के समय की सिचुएशन, खास करके 1885 से हम शुरू करें तो ज्यादा बेस्ट होगा, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है। उसके बाद फिर हमारे देश में आंदोलनों का एक दौर शुरू होता है। पहले नरमपंथी आंदोलनों की शुरुआत होती है, नरमपंथियों के बाद फिर गरमपंथी आंदोलन की शुरुआत होती है। उसके बाद गांधीवादी आंदोलन, और इसी गांधीवादी आंदोलन के साथ साथ पैरेलल चलता है समाजवादी क्रांतिकारी आंदोलन। तो इसके अलग अलग चरण, इसका क्या योगदान रहा, इस योगदान में कुछ महत्वपूर्ण लोगों के विचारों को पढ़ेंगे। और आजादी के बाद देश के अंदर किस प्रकार से राज्यों का निर्माण हुआ, किस प्रकार से आपातकाल लगा, जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, भारत चीन के युद्ध हुए, थोड़ा सा उस पर भी प्रकाश डालेंगे। किस तरीके से एक राष्ट्र के रूप में हम उदयमान हुए, हम उस पर बातचीत करेंगे। So modern Indian history from about the middle of the 18th century to the present day, important events, personalities and themes. Freedom struggle, its various phases, an important person, their contribution from different part of the country, integration and recognition within the country after independence. आगे थ्योरी की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक नजर सवालों से भी मुलाकात करा देता हूं, ताकि आपको ये क्लैरिटी रहे कि प्रश्न कैसे आते हैं, प्रश्नों का स्वरूप कैसा होता है। 2024 के मेंस के सवालों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो प्रश्न है कि वे कौन सी घटनाएं थी जिसके कारण भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, और इसके परिणामों को स्पष्ट कीजिए। मतलब ये नहीं पूछा कि भारत छोड़ो आंदोलन क्या था, भारत छोड़ो आंदोलन के क्या कार्यक्रम थे, भारत छोड़ो आंदोलन किस तरीके से आगे बढ़ा, भारत छोड़ो आंदोलन को कैसे कुचला गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा। उसने कहा कौन सी घटनाएं जिम्मेदार थी इसके उदय के लिए और इसके क्या परिणाम हुए। भारत में हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग के ह्रास के लिए इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति कहां तक उत्तरदायी रही। हमारे देश में जो छोटे छोटे उद्योग हुआ करते थे, हमारे देश में हाथ से बनी हुई चीजें जो हुआ करती थी, इंग्लैंड की इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने उसे कैसे प्रभावित किया। हाउ फार वॉज द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड कॉटेज इंडस्ट्री इन इंडिया। 2023 में महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर में शिक्षा और राष्ट्रवाद के प्रति सोच में क्या अंतर था। दोनों लोग किस प्रकार से राष्ट्रवाद को समझते थे। विश्व के विभिन्न देशों में रेलवे के आगमन से होने वाली सामाजिक आर्थिक प्रभावों को उजागर कीजिए।
अब इसमें केवल भारत की बात नहीं है, विश्व के विभिन्न देशों की बातचीत है। भारत में उपनिवेशिक शासन ने आदिवासियों को कैसे प्रभावित किया और उपनिवेशिक उत्पीड़न के प्रति आदिवासी प्रतिक्रियाएं क्या थी, कैसे हमारे यहाँ के जो ट्राइब्स थे उनकी जिंदगी बदली इस गुलामी के बाद, और उन्होंने क्या रिस्पॉन्ड दिए थे, उनकी क्या आंदोलन हुए थे, उन्होंने किस तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ अपनी रणनीतियां अपनाई थी। 2022 में अधिकांश भारतीय सिपाही वाली ईस्ट इंडिया की सेना क्यों तत्कालीन भारतीय शासकों की संख्या बल में अधिक और बेहतर सुसज्जित सेना से लगातार जीतती रही। मतलब हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर हम बातचीत करें तो हमारे देश के जितने भी राजा महाराजा थे उसके सामने नतमस्तक क्यों हुए, क्या आपको लगता है? Why did armies of the British East India Company, mostly comprising of the Indian soldiers, win consistently against the more numerous and better equipped armies of the then Indian rulers? Give reason. उपनिवेशिक भारत के 18वीं शताब्दी के मध्य से क्यों अकाल पड़ने में अचानक वृद्धि देखने को मिलती है? कारण बताइए। Why was there a sudden spurt in famine in colonial Indian India since the mid 18th century? Give reason. राज्यों और प्रदेशों का राजनीतिक और प्रशासनिक पुनर्गठन 19वीं शताब्दी के मध्य से निरंतर चल रही एक प्रक्रिया है। मतलब ये जो राजनीतिक पुनर्गठन है ये 19वीं शताब्दी का मतलब 1850 से ही धीमे धीमे ये मॉडिफाइड होने लगा। उदाहरण सहित विचार करिए, बताइए कि किस तरीके का घटनाक्रम हुआ। 2021 के मेंस के सवालों को देखेंगे तो यंग बंगाल ब्रह्म समाज के विशेष संदर्भ में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के उत्थान तथा विकास को रेखांकित कीजिए। भारतीय रियासतों के एकीकरण की प्रक्रिया में मुख्य प्रशासनिक मुद्दों, सामाजिक सांस्कृतिक समस्याओं का आकलन कीजिए। मतलब जो हमारे देश के देसी रियासतें थी उनका जब एकीकरण हुआ तो उसमें क्या एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस आए थे, सोशल कल्चरल क्या प्रॉब्लम वहां पर आई थी, उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। नरमपंथियों की भूमिका ने किस सीमा तक व्यापक स्वतंत्रता आंदोलन का आधार तैयार किया? कमेंट्स करना इस पर कि जो नरमपंथी आंदोलन हुए थे उन्होंने किस प्रकार से भारत की आजादी को एक बेटर डायरेक्शन या बेस प्रदान किया। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यों को स्पष्ट कीजिए। इन दोनों आंदोलनों में महात्मा गांधी ने किस प्रकार की कार्य प्रणाली को अपनाया था उसका वर्णन करना है। 2020 में लॉर्ड कर्जन की नीतियों और राष्ट्रीय आंदोलन पर उसके दूरगामी प्रभावों का मूल्यांकन कीजिए। इवेल्युएट द पॉलिसीज ऑफ लॉर्ड कर्जन एंड देयर लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशन ऑन द नेशनल मूवमेंट। 1920 के दशक से राष्ट्रीय आंदोलन ने कई वैचारिक धाराओं को ग्रहण किया। जैसे मैंने आपको बताया कि फिर गांधीवादी आंदोलनों ने साथ साथ क्रांतिकारी आंदोलन, समाजवादी आंदोलन, गांधीवादी आंदोलन चलने लगे। अपना सामाजिक आधार इससे कैसे बढ़ाया, विवेचना कीजिए। 2019 में 1857 का जो विद्रोह था वो ब्रिटिश शासन के पूर्ववर्ती 100 वर्षों में बार बार घटित छोटे बड़े स्थानीय विद्रोह का चरमोत्कर्ष था। मतलब 1857 की घटना अचानक नहीं हुई थी, कई उनके छोटे छोटे गलतियां थी जिसको झेला जा रहा था, फिर उसका वो सीमा पार कर गए और फिर वहां 1857 का विद्रोह हुआ। स्पष्ट कीजिए। 19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण और राष्ट्रीय पहचान के उद्भव के मध्य संलग्नता का परीक्षण कीजिए। मतलब भारत में जिस तरीके से 19वीं शताब्दी मतलब 1800 के दौर में समाज सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई और उसके बाद फिर एक राष्ट्रीय पहचान के रूप में विचार उत्पन्न होने लगे, उन दोनों के बीच में क्या कनेक्टिविटी थी। गांधीवादी प्रावस्था के दौरान विभिन्न स्वरों ने राष्ट्रवादी आंदोलन को मजबूत समृद्ध बनाया। विस्तार पूर्वक स्पष्ट कीजिए। 1940 के दशक के दौरान सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया को जटिल बनाने में ब्रिटिश
ब्रिटिश साम्राज्यिक सत्ता की भूमिका का आकलन कीजिए। 1940 के बाद उन पर लगातार दबाव बढ़ रहा था कि अब देश को आजाद करा दीजिए, लेकिन हस्तांतरण में कई सारी प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि भारत पाकिस्तान का बंटवारे की बात चल रही थी। दूसरा, भारत के पास जिस प्रकार की जिम्मेदार सरकार की हम बात कर रहे थे, सभी पार्टियां एकजुट नहीं थी, देश के भीतर दंगों की स्थिति निर्मित हो गई थी। तो हमने प्रश्न देखे। अब मैं आपको पहले डिफरेंस बता रहा हूं कि इस पूरी कहानी में अंतर कहां आएगा और क्यों यहां डेप्थ नॉलेज की जरूरत है। फैक्चुअल नॉलेज आप अपने घर में एक कॉपी के अंदर जमा करके रख लीजिए, लेकिन ऊपर के माले में एनालिसिस सीखना है, अंडरस्टैंडिंग सीखनी है, क्या डिफरेंस है तैयारी में, पहले वो समझना है, ताकि हमें एक पिक्चर क्लियर हो सके कि महोदय हम किस गली जा रहे हैं, हम किस गली जा रहे हैं, ये पता से करना जरूरी है। देखो, जब हम प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे होते हैं, जब हम प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं, तो इतिहास पढ़ते समय एक फ्लो का होना बहुत जरूरी है। फ्लो मतलब यूरोपियन कंपनियों का कैसे आगमन हुआ, आगमन कैसे हुआ, वास्को डिगामा से लेकर हम सभी कंपनियों की बात करते हैं, इंग्लैंड की कंपनी, डच की कंपनी, फ्रांसिस कंपनी, पुर्तगीज की कंपनी, जो भी सीक्वेंस में आते हैं, हमें फ्लो बहुत ध्यान देना पड़ता है। फैक्ट पर हमारा फोकस ज्यादा होता है कि 1757 में किस महीने में प्लासी की लड़ाई हुई, 1764 में बक्सर की लड़ाई किस तारीख को हुई, किन के बीच में हुई, कौन सी दो सेनाएं थे, उनके सेनापति कौन थे, लड़ाई में क्या क्या घटनाक्रम हुआ, सिराजुद्दौला को कैसे हराया गया। थोड़े थोड़े जो फैक्ट वाली बातचीत होती है उसमें ज्यादा हम बात करते हैं। फिर हम बात करते हैं जितने भी जनजातीय आंदोलन हुए होंगे, सभी जनजातीय आंदोलन, उनके नाम, उनका नेता। फिर हम बात करते हैं 1857 की क्रांति के समय कहां कहां क्रांति हुई, किसने नेतृत्व किया। फिर उसके बाद किस प्रकार से अलग अलग संगठनों का उदय हुआ। फिर उसके बाद हम बात करते हैं महात्मा गांधी और उनके बाद का चरण, महात्मा गांधी के आने के बाद क्या क्या बातचीत हुई। रियल में ये पढ़ाई बहुत डीप में करनी होती है, काफी डिटेल में करनी होती है और एक फ्लो बद्ध करना होता है, सिस्टमेटिक चलना होता है। अगर ऐसा आप नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, ऐसा हम मानते हैं। लेकिन अगर हम मेंस की बात करें, तो जब हम मेंस की तैयारी करते हैं, मुख्य परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो हमारा मकसद फ्लो नहीं बल्कि थीमेटिक हो जाता है। थीमेटिक का मतलब विषय के आधार पर। अब हम इस बात का वर्णन नहीं करेंगे इस पूरी कहानी में कि कौन सी यूरोपियन कंपनी भारत में पहले आई, कौन सी यूरोपियन कंपनियों का कौन सा व्यक्ति पहले आया, किस जगह आया, नहीं, मेरे लिए इस बात का कोई मतलब नहीं है। पर मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर यूरोपियन कंपनियां भारत की ओर क्यों आ रही हैं। ऐसा क्या हुआ होगा उस दौर में कि 1492 में कोलंबस के निकलने के बाद कई सारे देशों के लोग भारत की खोज के लिए निकल बैठते हैं। भारत तो ऑलरेडी पता था, फिर भारत की खोज के लिए क्यों निकल रहे हैं, हम उसका विश्लेषण करेंगे। हम ये जानना चाहेंगे कि इतनी यूरोपियन कंपनियां जब आई तो आखिर ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी ही क्यों सफल हो पाई, फ्रांस सफल क्यों नहीं हो पाया, पुर्तगाल जो सबसे पहले आए वो सफल क्यों नहीं हो पाए, आखिर क्या चैलेंजेस थे कि ये सफल नहीं हो पाते हैं। हमें उनके कारणों का विश्लेषण करना पड़ेगा। हमें ये जानना पड़ेगा कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता के साथ साथ आखिर हमारे राजा महाराजा जो कि इतने लंबे समय से इस भूमि को जानते थे, वे क्यों
केंद्रीय सत्ता के रूप में स्थापित नहीं हो पाए, उनके लिए क्या चैलेंजेस था, हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि भारत में अंग्रेजी हुकूमत जब प्रारंभ हुई तो उसने क्या क्या सामाजिक नीतियां अपनाई, क्या आर्थिक नीतियां अपनाई, इस तरीके की राजनीतिक नीतियां, पॉलिटिकल पॉलिसीज को लेकर आए थे। तो वास्तविक रूप में जब हम मॉडर्न हिस्ट्री की स्टडी करते हैं मेंस के लिए। Hi Arjun, welcome to your new home. Make sure you start with the right advisor.